आपको ऐसा लगता है क्या आजकल पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों जजमेंटल हो चुके हैं सबसे ज्यादा? क्योंकि जिसने जैसा देखा वैसा उसने पाया। इसीलिए मैं कहूँगा कि जजमेंटल डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, उसे हर एक एंगल से देखना चाहिए। तो फिर ये जो बार बार एग्जाम फोबिया हो जाता है वो हटाने के लिए कॉन्फिडेंस मैटर्स करेगा? आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ही मैटर करता है। जिसने लोग स्विमिंग सीखे हैं या नहीं सीखे वो इससे बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं आज की सुख सुविधा बच्चों के माइंडसेट को इफेक्ट करती है। कि बच्चे को अगर ओवर सुविधा मिल रही है तो उसका वो दुरुपयोग करे तो ये बहुत गलत बात है। उसे पता होना चाहिए कि उसका ऑप्टिमाइजेशन करे, उसका सही उपयोग करे जहाँ पे उसे करना चाहिए और एक लिमिटेड तरीके से करे। ऐसा नहीं कि जितना है उतना सारा खर्च करे। जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पे इफेक्ट करता है? देखो, बच्चे पे अननेसेसरी अगर प्रेशर डाला जाए तो मुझे लगता है बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो क्या इंटेलिजेंसी फिक्स होती है? अब देखो, बच्चे की इंटेलिजेंसी की बात करें तो कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो बात सही है, लेकिन इंटेलिजेंसी अपडेट हो सकती है बाई कंटिन्यूसली। हम कह सकते हैं अगर उसमें एक परसेंट इंप्रूवमेंट किया जाए। तो क्या नोट्स बनाना ही पढ़ाई है? સુરતમાં પહેલાં તો આપણે આ પોડકાસ્ટ કરીએ છીએ તો પહેલાં તો આપણી જ ભાષાથી શરૂઆત કરીશ કે કેમ છો? मजावा जय भाई, कैसा लग रहा है जब एग्ज़ाम का माहौल हो तब? तब देखो, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो तब बच्चा भी स्ट्रेस में होता है और टीचर भी, लेकिन फिर भी टीचर हिम्मत रख के बच्चों को हिम्मत देता रहता है कि भाई आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हमारी सबकी, पेरेंट्स की, टीचर्स की, सबकी दुआएं साथ होती है, सबका आशीर्वाद साथ होता है और यही ट्राई करता है कि कहीं ना कहीं जो उसने पूरे साल मेहनत की है, यानी कि उसने मतलब टीचर्स ने और साथ में बच्चे ने, दोनों का रिजल्ट अच्छा है। जब एग्ज़ाम का माहौल होता है तब उस टाइम पे क्या एक शिक्षक के अंदर भी इतनी भागदौड़ होती है? बिल्कुल, सिर्फ शिक्षक के अंदर नहीं, पेरेंट्स के अंदर भी एक भागदौड़ होती है। उन्हें भी अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है और टीचर्स को भी बहुत चिंता होती है। आप यकीन कीजिए, टीचर्स को कहीं ना कहीं यही टेंशन होता है कि कोई जो वीक बच्चा है वो कहीं ना कहीं पास हो जाए, एवरेज बच्चा है वो A2 में आ जाए, A2 वाला बच्चा A1 में आ जाए, A1 वाला बच्चा है तो वो आउट ऑफ आउट ला के उसका और अपने माँ बाप का, दोनों का नाम रोशन कर दे। सभी को यही चिंता होती है और इसीलिए एफर्ट लगाते रहते हैं, एंड तक उसे कंटिन्यूसली पुशअप करते रहते हैं, है ना, यही चलता रहता है। आपको ऐसा लगता है क्या आजकल पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों जजमेंटल हो चुके हैं सबसे ज़्यादा? डेफिनेटली, क्योंकि जजमेंट लेना ये ह्यूमन बिहेवियर है। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर जगह पे आप जजमेंटल हो जाओगे तो ये सही नहीं है। उसके हर पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से कहना चाहूँगा, है ना, कि भाई नॉर्मली क्या होता है, बच्चा समझने लगता है कि टीचर ने एक आध लेक्चर पढ़ाया तो इस तरीके से है। बच्चे को अगर पेरेंट्स ने डांट दिया तो वो सोचने लगता है कि मेरी पेरेंट्स केयर ही नहीं करते, तो ये ऐसा नहीं है। मेरी ही उसे गलती है ऐसा लग हाँ, रहा है। उसको लगता है कि भाई मेरी गलती है ही नहीं, पेरेंट्स की गलती है, उसे ऐसा लगता है नॉर्मली, जी 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 है जी। ना। तो उसे समझना पड़ेगा हर एक को कि आप किसी भी जगह डायरेक्ट ऐसे जजमेंट मत ले लो, हर एक चीज़ को समझो, माहौल को समझो। एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए एक राजा है, उसके पास 4 मंत्री हैं। उसने कहा कि एक दूर एक पेड़ है जहाँ पे बहुत अच्छे फल मिलते हैं, है ना, मतलब फल वहाँ से आते हैं और बहुत मीठे उसके फल होते हैं, ऐसा जाना जाता है। तुम जाओ उस पेड़ को देख के आओ बारी बारी से। एक बंदा गया, है ना, सपोज विंटर में गया, उसने देखा यार पेड़ तो बेचारा सूखा हुआ है, इसमें कोई पत्ते ही नहीं है, और है थोड़े से वो भी बेचारे सुखड़े हुए, है ना, मतलब एक साथ बेचारे चिपके हुए। उसी की जगह जब वो वापस आया, उसने अपना रिव्यू दिया, दूसरे बंदे को भेजा, तब समर का माहौल आ गया था। अब उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा नए पत्ते, है ना, ग्रो करना चालू होंगे और उसे देखकर, है ना, वो थोड़ा खुश हो जाएगा कि चलो ओके। वो देख के आ गया, उसने कहा ठीक है नए पत्ते वगैरह आ रहे। उसके बाद तीसरा बंदा गया, तब थोड़ा बारिश का माहौल, नए पत्ते वगैरह उग गए थे, साथ में सपोज फल भी आ गए थे। तो उस टाइम पे उसे फल मिल गया, उसने फल ट्राई किया, उसे फल मिला, वो वापस आ गया, है ना। फिर चौथा बंदा गया, उस टाइम पे फल भी नहीं थे, अच्छा पेड़ था, देख के हरियाली देख के वो वापस आ गया। चारों से जब पूछा गया, चारों ने अलग अलग जजमेंट दिया कि एक ने कहा फल आता है, एक ने कहा फल नहीं आता, एक ने कहा पेड़ ही बेचारा सूखा हुआ है ना। सबके अलग अलग आंसर थे इस हिसाब से। सबके तो हमें रीजन अलग है। हाँ, क्योंकि जिसने जैसा देखा वैसा उसने पाया, है ना। इसीलिए मैं कहूँगा कि जजमेंटल डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, उसे हर एक एंगल से देखना चाहिए। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपने बच्चों पर भरोसा थोड़ा
50-50 रहता है, खास करके एजुकेशन के बारे में। तो वो पेरेंट्स के भरोसे पे उसको प्रॉपर अपने बच्चों पे भरोसा आए तो क्या करना चाहिए? देखो, पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है तो ये बहुत वैसे तो गलत बात है, उसे अपने बच्चे पे तो भरोसा करना ही चाहिए। बट ये साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उन्हें वो लगता है कि भाई मेरा बच्चा वीक है, दूसरे का बच्चा अच्छा है, ये नॉर्मली कई पेरेंट्स को लग रहा होता है। तो मैं कहूँगा छोटा सा है, उसे क्या करना चाहिए पता है, एक आध छोटी सी उसकी टेस्ट ले लेनी चाहिए। वो रिटन टेस्ट नहीं, प्रैक्टिकल टेस्ट। आपको अपने बच्चे का बच्चे की। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से कहना चाहूँगा कि एक बच्चा था, उसको कहीं पे परफॉर्म करना था एक अच्छी जगह पे, ठीक है, जिसको मान लेते हैं उसे देश को रिप्रेजेंट करना था। तो उसकी माँ चिंतित थी कि अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए कि भाई बच्चा अच्छे से काम करे, अच्छा परफॉर्म करे। उसके लिए उसकी माँ ने सोचा मैं उसकी एक टेस्ट लूँगी। रात को खाना खाने बैठे, उसने बच्चे को कहा कि आप एक काम करो, मेरे लिए बेटा फ्रूट लेके आ जाओ। फ्रूट लेके आ गया, फिर कहा कि जाओ उसके लिए चप्पू लेके आओ ताकि मैं कटिंग करके खा सकूँ। बच्चा चप्पू लेके आया, उसने दिया, है ना, माँ ने जैसे ही हाथ में चप्पू लिया तुरंत वो हंसने लगी। हंसते देख बच्चा सोच में पड़ गया, क्या हुआ मम्मी? अब तुरंत उसी टाइम पे क्या हुआ कि भाई बच्चे के सवाल पे मम्मी को पता चल गया कि अब बताना पड़ेगा। तो ठीक है, उसने सोचा बता देते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी एक एग्ज़ाम ले रही थी कि तुम रिप्रेजेंट करने जाने वाले हो कल देश को, है ना, तो उसमें कोई ऊंच नीच ना हो जाए। आपने क्या एग्ज़ाम ली? बोले मैंने तुझे जो चप्पू लाने को कहा उसमें तूने मुझे जिस हिसाब से चप्पू दिया उस टाइम पे तूने जो नुकीला वाला पार्ट अपने हाथ में रखा था और मेरी तरफ वो कहता है ना वो हैंडल वाला पार्ट रखा था जिससे मुझे लग ना जाए, मतलब तूने ऐसी छोटी सी बात में भी ध्यान रखा तो तू अब तो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। अब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, तो अपने देश का नाम ज़रूर रोशन करेगा। और इस हिसाब से ऐसी छोटी छोटी एग्जाम से भी पता चल जाता है। आपने छोटा सा काम घर पे दे दिया मतलब बच्चे को, है ना, तो आपको आइडिया आ जाता है कि बच्चा कितना, है ना, केयर करके काम कर सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ठान लेने से काम बन जाता है? डेफिनेटली ठान लेने से तो आधा काम हो जाता है। जैसे मैं कहूँगा कि बच्चा कई बार क्या होता है इनिशिएटिव ही नहीं लेता। वो अगर इनिशिएटिव ले ले तो काम हो सकता है। जैसे छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि एक, है ना, एक फ्रूट सेलर था, उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी में कोई उतरा और उसके पास फ्रूट लेने गया और पूछा ये संतरे क्या रेट में दिए? उसने बताया 140 रुपीज़ पर केजी। उसने कहा ठीक है ले लिए। वहीं वो दुकानदार के पास खड़ा था और तभी एक औरत आई उसके पास और उसने कहा कि भाई मुझे ये संतरे लेने हैं, क्या भाव दिए? तो तभी उसने कहा 10 रुपये केजी। वो भाई गाड़ी वाला शौक में कि साला ये गाड़ी देख के मुझे लूट रहा है क्या? शौक में आ ही जाएगा डेफिनेटली। मैं और आप होते तो भी शौक में आ जाते। तो है ना, उसने 10 रुपये से संतरे खरीद लिए, खुश होकर वो औरत चली गई। तभी उसने दुकानदार से पूछा, अरे भाई मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया तो मुझे लूट लोगे क्या? ये तो गलत बात नहीं होगी। उसने कहा नहीं। दुकानदार ने कहा कि एक्चुअली संतरे 140 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन वो जो औरत है ना, मैं जानता हूँ कि वो बहुत गरीब है और उसे अगर मैं फ्री में दूंगा तो वो लेगी नहीं, क्योंकि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसीलिए मैंने ऐसा ठान के रखा है कि वो जब भी मेरे पास आएगी ना, मैं उसे ऐसे रेट में चीज़ें दूंगा कि वो मुझसे खरीद ले और अपने बच्चों का वगैरह का भरण पोषण कर सके। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप ठान लो कि हमें कुछ करना है तो हो सकता है। आपको कभी क्लासरूम में कोई भी ऐसे बच्चे पूछता है क्या कि कॉन्फिडेंस की कोई दवाई है क्या? देखो डेफिनेटली बच्चा पूछता है कई बार कि भाई सर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करें? करना चाहिए? मैं कहूँगा कि आप साधु महात्मा को देखते हो कभी, मैंने, है ना, उसी से सीख लो। आप जिसको भी आप पूजा करते हो वहाँ उसके जो भी मेन साधु है आप देखना वो एकदम नीडर होते हैं। उस पर से एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा कि क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, उसी पर से हमें सीखने को मिलता है कि वो कितने नीडर है, उसे कोई मोह माया नहीं है। तो वहाँ से हम सीख किसी का सकते डर हैं। नहीं है। हाँ, किसी का डर नहीं है ना। वो छोटे से एग्जाम्पल्स पर से हम समझ सकते हैं कि सपोज एक साधु आया, है ना, गाँव में, तो वहाँ पे राजा को पता चला कि एक बड़े महात्मा साधु आए हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया कि अपने सैनिकों को कहा जाओ उस साधु को बुला के आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उनके सैनिक गए, साधु को कहा कि आपको राजा ने बुलाया है, आप आइए। उसने मना कर दिया, बोला मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऊपर वाले की बात मानता हूँ, उसका जब बुलावा आएगा तब जाएंगे, बाकी कहीं पे नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ सैनिक आके राजा से बात बताई। जी जी राजा गुस्सा हो गया। राजा ने तलवार निकाली, सैनिकों को कहा चलो। वहाँ गए और वहीं तलवार निकाल के राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, तुमने पता नहीं कि इतने बड़े राजा ने बुलाया है। तभी साधु ने जवाब दिया, अरे भाई मेरे लिए क्या राजा और क्या रंक,
मैं ये सब दुनिया मोह माया त्याग के आया हूँ, मैं सिर्फ ऊपर वाले को मानता हूँ। तो ऐसे अगर आप नीडर रहोगे तो उस टाइम पे आप सोचिए राजा ने क्या किया होगा। राजा ने खुद ही तलवार अंदर रखी होगी और कहा होगा मरे हुए को क्या मानना, ये खुद ही इन सब मोह माया से अलग हो चुके हैं, है ना। इसीलिए हमें पता चलता है कि अगर हम ऐसा कॉन्फिडेंस रखेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा राजा हमारे सामने होगा ना, वो भी झुक जाता है। और हमें जो भी काम करना है, चाहे हमें एग्ज़ाम देनी है बच्चे को, या है ना, इसे हम रिलेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन से या किसी से भी, जो भी आपको अचीव करना है वो इजीली अचीवेबल हो जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि कुछ भी ऐसा काम हमें करना हो तो वो प्रायोरिटी में रहना चाहिए। डेफिनेटली, तो वो क्या मैटर्स करती है? डेफिनेटली प्रायोरिटी मैटर करती है ना। बच्चा सोचो कई बार इंपॉर्टेंट लेक्चर है और साथ में कोई दूर के रिलेटिव की भी शादी है ना, तो उसको लिए शादी प्रायोरिटी हो जाती है कि वहाँ जाएंगे, पिज़्ज़ा वीज़ा खाएंगे। तो उसकी वजह से वो अपना लेक्चर को छोड़ देता है और दूसरे दिन आके कहता है कि ये मैंने होमवर्क नहीं किया। तो वहाँ प्रायोरिटी बहुत मैटर करेगी। उसको मैं समझाने के लिए कहूँगा कि अगर तुम्हें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना, जिसको प्रायोरिटी दे रहे हो वो काम जल्दी भी हो सकता है। जैसे पढ़ाई में आपको रैंक लाना है तो आप पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, डेफिनेटली हो सकता है। छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक मीटिंग चल रही थी एक बड़ी कंपनी की। उस मीटिंग में सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, साथ में मजदूरों का जो लीडर होता है वो भी था। तो चर्चा कर रहे थे कि कौन सी प्रॉब्लम करंटली हम फेस कर रहे हैं और उसे कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, है ना। वहाँ मालिक भी होता है वहाँ पे। तो तभी जो मजदूरों का लीडर है उसने कहा कि एक्चुअली सर ये सब तो बड़े लोग हैं, उनका वॉशरूम सब बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह रहता है, हमारे मजदूर जो है उनका वॉशरूम बड़ा अनक्लीन होता है, आप उसे अगर सही करवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, वो एकदम अनहाइजेनिक है। तो मालिक ने कहा सही बात है। उन्होंने अपने बाकी के चेयरमैन से कहा कि ये कितने दिन में हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सर 15-20 दिन में ये हो जाएगा। मालिक को काफ़ी अलग लगा, क्योंकि जो लीडरशिप जिसमें क्वालिटी होती है ना, उसे काम फटाफट चाहिए होता है, वो एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट करता है। उसने तुरंत आइडिया लगाया, उसने क्या कहा, एक काम करो, भले 15-20 दिन लगे कोई इशू नहीं है, आप तब तक है ना दोनों की नेम प्लेट बदल दो। जहाँ मजदूर वॉशरूम जाते हैं ना वो यहाँ जाएंगे और मजदूरों की जगह ये लोग जाएंगे तब तक। अब बताओ कितने दिन में हो जाएगा? तो बाकी के चेयरमैन बोले सर 1 दिन में हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो काम जल्दी हो सकता है। आपका होमवर्क बाकी हो या आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो या आपको लेक्चर अटेंड करना हो, आप प्रायोरिटी दे रहे हो कि नहीं, वो बड़ा मायने रखता है। तो फिर ये जो बार बार एग्जाम फोबिया हो जाता है, वो हटाने के लिए कॉन्फिडेंस मैटर्स करेगा? आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ही मैटर करता है। जिसने लोग स्विमिंग सीखे हैं या नहीं सीखे वो इससे बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। आप स्विमिंग पूल में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, जिसे तैरना आता है ना वो बड़े आराम से, मतलब 1 घंटा भी बोलो ऐसे ही लेट सकता है, सांस लेते लेते भी वो आराम से पड़ा रहेगा। लेकिन उसी की जगह अगर जिसे तैरना नहीं आता उसे देखना, वो कितने भी हाथ पैर मारेगा वो बेचारा डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। उसमें कॉन्फिडेंस बड़ा मायने रखता है और साथ में कला। आपको उसको बस उसकी बॉडी को बैलेंस रखना है, वही उसकी कला है, वही उसका कॉन्फिडेंस है। जैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया ना, जो तैरना सीखा है ना वो समझ सकता है कि कॉन्फिडेंस आ गया तो तैर गया और कॉन्फिडेंस नहीं आया तो बेचारा डूब गया, है ना। इसी पर से हम समझ सकते हैं डेफिनेटली। आपको क्या लगता है, एग्जाम का माहौल और पढ़ाई का माहौल होना चाहिए? डेफिनेटली माहौल से ही तो बच्चे को फील आती है। आप देखते हो कि कहीं हम मंदिर में जाते हैं तो कैसे पूजा करने लगते हैं, कहीं पे भाई सपोज कहीं गाना वाना धुन चल रही है तो वहाँ कैसे हम गाना गाने लगते हैं। उसी तरीके से माहौल बड़ा मायने रखता है। उसे छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक राजा का एक हाथी था, है ना। वो हाथी ऐसा लड़ाकू हाथी था कि उसने अपने राजा को एक लड़ाई में बचाया था, तो उसकी वजह से वो उसका एकदम प्रिय हाथी था। हाथी उसके पास 20 थे लेकिन सबसे प्रिय यही हाथी था जी, है ना। वो बड़ा लड़ाकू, जब भी लड़ाई हो उसे बड़ा अच्छे से, मतलब सामने वाली सेना के ध्वंस कर देता था। काफ़ी टाइम हो गया, राजा सब बढ़िया से चल रहा था, लड़ाई वड़ाई सब बंद थी। अब थोड़े टाइम के बाद पता चला कि हाथी है ना वो बेचारे ने खाना बंद कर दिया है। तो ये सब टेंशन में आ गया कि भाई ये तो राजा का फेवरेट हाथी है, ये क्यों खाना नहीं खा रहा, इसको तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं। बड़ा टेंशन में राजा ने कहा कि कुछ भी हो जाए मेरा हाथी खाना खाने लगना चाहिए। अब थोड़े टाइम में सभी से अलग अलग बाहर से वैद बुलाए, उसको ट्राई की कि क्या तकलीफ है इसको। सभी वैद आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। इवन अब तो हाथी एकदम मतलब चल भी नहीं रहा है, ऐसे ही बैठा है, पड़ा है कि भाई ये तो मर जाएगा। हाँ, ऐसा माहौल हो चुका है। अब राजा को बड़ा टेंशन में, राजा भी कि भाई मेरा प्रिय हाथी है। कोई भी प्रिय चीज़ दूर होती है तो डेफिनेटली हमें दुख लगता है।
तो इसी टाइम पे क्या हो रहा है कि भाई एक आदमी आता है ना, उसको बड़ी बड़ी पैसों की ज़रूरत थी। उसने राजा के पास आके कहा कि मुझे अगर आप यानी 1000 सोने के सिक्के दोगे, मैं हाथी को मतलब चलता फिरता कर दूंगा, वो खाना भी खाएगा। राजा ने कहा देख बड़े बड़े वेद आ चुके, अगर तूने है ना नहीं करिया ना तो समझ ले तेरा सर गया। उसने कहा ठीक है भाई। अब उसके लिए तो आर पार की लड़ाई थी, है ना। इससे हमें पता चलता है कि जब हमारे पास एक ही प्लान हो ना, हम कर देते हैं ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, यही कर रहा है। उसने सोचा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते, वैसे भी भूखे पेट मरने से अच्छा है कुछ ट्राई कर लेते। वो गया, उसने कहा कि भाई मुझे हाथी के पास ले चलो। उसने देखा हाथी को, उसने कहा कि मुझे अब तक हाथी की सारी हिस्ट्री बताओ। तो सारी हिस्ट्री राजा ने बताई, उसके सैनिकों ने बताई कि ये था, ये बड़ा ज़बरदस्त हाथी था, ये बाकी हाथी एक तरफ, ये अकेला एक तरफ, सामने वाली सेना के है ना धुआं निकाल देता था। एक बार राजा की जान बचाई थी उसने, इसीलिए ये उसका प्रिय हाथी है। तो अब ऐसा कहा, अब उसको पता चल गया कि ये लड़ाकू हाथी है ना। उस आदमी ने नस पकड़ ली। तो अब उसने क्या कहा, काम करो आप हथियार बनाना सब यहीं पे चालू करो, हथियार वगैरह बन रहा है, ढोल नगारे बजाओ, युद्ध का माहौल लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले चालू करो, वो देखते जाओ मेरी तरफ से। तो सबने चालू किया, युद्ध का माहौल हो ऐसा, बाकी सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, तलवार नहीं बन रही है बाजू में, वो हथौड़े मार मार के, ढोल नगारे बज रहे हैं कि दुश्मन हमला करने वाला है, हमें लड़ाई करनी है, माहौल बना दिया। ये सब देख के हाथी खड़ा हो गया। उसी टाइम पे बाजू में खाना वगैरह भी रखा हुआ था। इतने टाइम से खाना नहीं खाया था, तुरंत गया उसने, केले वेले खाए, है ना। और हाथी फिर एनर्जी से नाच उठा, मतलब एकदम झूम उठा। तुरंत राजा भी खुश, उसने, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमें पता चलता है कि अगर माहौल हो तो हाथी भी उठ सकता है और हम भी उठ सकते हैं। इसीलिए एग्जाम का, रीडिंग का माहौल ज़रूरी है, पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। माहौल से आप खड़े होते हो। यस, माहौल से खड़े होते हैं। स्टूडेंट्स की सफलता का तो मेन राज क्या है? सफलता का एक ही राज है कि उसका जुनून होना चाहिए। आप कोई भी बड़े लीडर को देख लो, चाहे धीरूभाई अंबानी देख लो या कोई भी बड़े लीडर को आप जिनको भी जानते हो जो सक्सेसफुल हुए, उनकी एक कॉमन हैबिट थी, उनका जुनून, काम करने का ऐसा जुनून और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऐसी थी कि क्या बात करें, है ना। छोटे से एग्जाम्पल पर से समझ सकते हैं कि भाई एक गुरुजी थे जो बड़े अच्छे से सबको सिखाते थे, आगे बढ़ाते थे। सभी को उनके पास जाना होता है कि कौन से गुरुजी थे, हमें भी जाना है डेफिनेटली। उनके पास एक बंदा गया, बोलता है कि भाई मुझे सफल होना है गुरुजी, कैसे हो सकते हैं? गुरु ने कहा एक काम कर, कल सुबह आना। सुबह गया उसके पास, बोला गुरुजी आपने कल कहा था कि सफलता मुझे चाहिए, क्या करूं? उसने कहा चल मेरे पीछे पीछे चल। गुरुजी गए, नदी के किनारे गए, फिर नदी के अंदर गए और पीछे पीछे वो उसका चेला भी समझ लीजिए, अब तो चेला ही बन चुका है। पीछे पीछे गया, कमर तक पानी आया। फिर गुरुजी पीछे मुड़े, उस बंदे की मुंडी पकड़ी और पानी के अंदर डाल दिया। वो हैरान कि भाई मैं तो सफलता लेने आया था, गुरुजी ने मुझे पानी में डाल दिया। ये क्या हो रहा है? वो बेचारा झटपट आ रहा है। डेफिनेटली कोई भी इंसान को सडनली पानी में डाल दो, क्या करेगा? कोई भी इंसान बाहर निकलने के लिए झटपट आएगा। वो झटपट आ रहा है। जैसे ही 45 सेकंड अराउंड हुआ, क्या हुआ? तुरंत गुरुजी ने उसकी मुंडी ऊपर की। कोई भी इंसान को पानी से बाहर निकाले, क्या करेगा बंदा? गहरी सांस लेगा और क्या, है ना। वो सांस लेने लगा। तभी गुरुजी ने कहा जितनी तुम्हें इस टाइम पे इस सांस की जरूरत है, इस ऑक्सीजन की जरूरत है, उतनी तुम्हें अगर सफलता की जरूरत होने लगेगी ना, उस दिन तुम सफल हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब क्या है कि हमें उतनी सफलता की जरूरत है, ऐसा हम जुनून दिखा दे तो हम सफल जरूर हो सकते हैं। ये बच्चे को समझना चाहिए। आप जैसे काफ़ी सारे शिक्षक और मेंटर जो बोल रहे हैं, उनको सही मानकर चलना चाहिए या स्टूडेंट को डायरेक्टली मॉडिफिकेशन करके चलना चाहिए? देखो, जो पढ़ाई की जो पैटर्न होती है या कोई भी चीज़ जो आपके मेंटर्स या टीचर्स बता रहे हैं जी, मुझे लगता है वो अपने पूरे एक्सपीरियंस पर से बता रहे हैं और उन्होंने प्रूवन स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए उसे मानना चाहिए। छोटा से एग्जाम्पल पर से मानना चाहिए, डेफिनेटली मानना चाहिए। क्योंकि बच्चे ने थोड़ी 1000 बच्चों को पढ़ाया है या 1000 बच्चों को देखा है कि कैसे एग्जाम दी है, 1000 बच्चे जेई के उन्होंने थोड़ी क्वालिफाइड करवाए हैं। वो बच्चे ने नहीं करवाए, वो टीचर्स ने करवाया, उसके मेंटर ने करवाया, तो उसकी बात ज़रूर माननी चाहिए। छोटे से एग्जाम्पल पर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक गाँव था,
उसमें एक है ना, एक पपीता खाने की रेस होती थी। वहाँ के पपीता बड़े मीठे मीठे होते थे और वहाँ पे एक पपीता की रेस होती थी। तो वहाँ पे क्या था कि हर किसान अपने वहाँ पे जो भी पपीता होते थे छोटे बड़े, उसमें से अच्छे अच्छे पपीते वहाँ ले जाते थे और वहाँ पे जो भी बच्चों को, गांव के बच्चों को पपीता खाना हो, उस रेस में पार्टिसिपेट करना हो, वो वहाँ पे पपीता खाने आएंगे। अब मज़े की बात यह है कि ये कंडीशन थी, जो भी बच्चा वहाँ पे पपीता खाने के लिए खड़ा रहेगा किसी भी किसान के, है ना, वो पपीता में से जो भी सीड्स निकलते उसे उस बाउल में रख के वापस उस किसान को वो सीड्स देने हैं, ताकि वो वापस उसे यूज़ कर सके, है ना, और नए जर्मिनेशन की प्रोसेस हो सके, नए पेड़ उगा सके। तो ये रेस होती थी। अब उसमें क्या हुआ कि अच्छे से चल रहा था, इसीलिए वो पूरा का पूरा गाँव अच्छे पपीता के लिए चारों दिशाओं में फेमस था। हाँ। अब एक किसान का बेटा आया, थोड़ा सा पढ़ लिख के आया कि चलो मैं थोड़ा सा पढ़ लिख के आया हूँ। उसने कहा पापा आप आराम कीजिए, अब मैं सब संभाल लूँगा, मैं सारी खेती बाड़ी देख लूँगा। उसने सब देखा, ये रेस होती है वगैरह देखा, अपने हिसाब से वो खेती बाड़ी करने लगा। जब रेस का टाइम आया, उसके अंदर थोड़ी सी ग्रीडीनेस जाग गई। उसने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, ये बड़े बड़े पपीता नहीं लेके जाने, मैं छोटे छोटे पपीते दे देता हूँ और बड़े पपीता सेल कर देता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पपीता का रेट काफ़ी अच्छा आ रहा है, सभी यहाँ खरीदने आते हैं बाहर से। उसने छोटे छोटे पपीता रेस में भेज दिए, अच्छे अच्छे पपीता बाइफरगेट कर दिया, अपने लिए संभाल के रख दिए। अब संभाल के रख दिए, मज़े की बात क्या है कि जैसे ही वहाँ पे ये माहौल चालू हुआ, सब ने पपीता खा के सीड्स उसे वापस दिए, वही सीड वो वापस लेके आया, बाकी का जो उसका एरिया होता है वहाँ पे उसने वही सीड जर्मिनेट किए, वो प्रोसेस चलती रही। 2-3 साल हुए। अब जो नए पपीता आएंगे वो देखो छोटे, और जो नॉर्मल पपीता थे उनके सीड से बने हुए पपीता आएंगे, तो पपीता कैसे आएंगे, लो क्वालिटी के आएंगे, तो उसकी सारी फसल कैसी हो गई, बर्बाद हो गई। ऐसी अच्छी फसल जो पहले बड़े बड़े पपीता आते थे वैसी आने लगी नहीं। तभी उसके पापा ने कहा उसे, यानी कि जो आपके जो पेरेंट्स ने, जो मेंटर्स ने, जो हम लोगों ने मिलके जो प्रथा बनाई थी, उसे तूने चेंज करने की कोशिश की ना, इसीलिए हमारी पूरी फसल कैसी होगी, खराब हो गई। तुझे उसको समझना चाहिए था या फिर पूछना चाहिए था अपने मेंटर से कि मैं इसमें चेंजेस करूं कि नहीं। तो इससे में पता चलता है कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको अच्छे पपीता जैसे चाहिए थे उसे वैसे ही अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। मैंने इसी साल ऑब्जर्व किया, अभी बोर्ड की एग्ज़ाम गई, आप यकीन नहीं करोगे, काफ़ी रैंकर्स हमारी लिस्ट में होते जो आउट ऑफ आउट लाने वाले होते। मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे जो थे, है ना, उसमें से जो हमारे टारगेट में होते कि आउट ऑफ आउट लाएगा, इतने बच्चे तो होंगे, हाँ होने ही वाले हैं। यस, होने ही वाले हैं। सबको हमने उस हिसाब से ट्रेनिंग दी होती है, कहा होता है कि आप सारी एग्जाम हमारी देना, सारी प्री बोर्ड देना, उसका एक अलग माहौल रहेगा। उसमें से एक लड़का और एक लड़की ऐसे बच्चे थे जिसमें हमें कंफर्म था, और साथ में एक और लड़की थी जो गजब प्रैक्टिस करती थी। ये टोटल 3 बच्चे ऐसे थे जो आउट ऑफ आउट ला ही देंगे, हमें पता था। और भी बच्चे ला सकते हैं, लेकिन इसका तो कंफर्म था, है ना, दूसरे लाएंगे कंफर्म है, लेकिन इससे हम काफ़ी अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे थे, उनका पता था। हाँ, तो उसमें क्या था कि उसमें 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सारी एग्जाम दी थी, और एक बच्ची ऐसी थी जिन्होंने कहीं ना कहीं 2 से 3 हमारी प्री बोर्ड्स ही नहीं दी। वो अपनी धुन में कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सर, प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली एग्जाम में दे दूंगी, मैं अभी आरडी शर्मा भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आरडी ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी वो एग्जाम दे के आई, और आप यकीन नहीं करोगे, पेपर गांव में भले बाकी बच्चे कह रहे थे टफ लगा, वो बाकी के जो अपने बच्चे थे ना, 2 बच्चे और बाकी के कई बच्चे जो हमारे से पढ़ के गए, उनका कहना था एग्जाम सर बहुत बढ़िया गई, मज़ा आ गया। जो अपने पूरे साल टफ क्वेश्चंस पे भी आपने जो जोर लगाया था, तो हमें इसीलिए हमें वो क्वेश्चन उतने टफ नहीं लगे, हमारा पेपर आउट ऑफ आउट आ जाए वैसा गया, आसान लगा। हाँ, लेकिन उसी की जगह जो बच्ची थोड़ा सा हमसे दूर हो गई थी, अपने हिसाब से तैयारी करने लगी थी, उसका कहना था कि सर मेरा ये छूट गया और इस सवालों में मुझे परेशानी हुई। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप यार सिस्टम फॉलो तो करो, आप बात तो मानो, क्योंकि हमने, हमारी टीम ने, या किसी भी जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे जो मेंटर्स है उसने एक सिस्टम बनाई होती है, वो प्रूवन रिजल्ट होता है। इसीलिए आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने फेथ नहीं रखा तो आप गए काम से, है ना, और आप फेथ नहीं रखोगे तो इसके लिए वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो बाद में लॉस सबसे ज़्यादा तो बच्चे को होता है ना, इसका हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी एजुकेशन पैटर्न सही लगी? देखो, पुराने ज़माने में क्या था कि बच्चे नॉर्मली नॉन टेक्नोलॉजिकली पढ़ाई करते थे। माना कि सभी को पुरानी सिस्टम अच्छी लगती है ना, क्योंकि जिनको अच्छी लगती है ऑलरेडी उस एज में आ चुके, वो उनसे पढ़ के आए, और नई चीज़ एडॉप्ट करना में से वो आए हैं। हाँ, इसलिए जैसे वो गांव में पढ़ते थे, बच्चा नीचे बैठ के पढ़ रहा है ना, पेड़ के नीचे ही गुरुजी पढ़ा रहे हैं, यस। लेकिन अब माहौल चेंज हो रहा है, अब स्मार्ट बोर्ड आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, और जो नई जनरेशन है, जो जेन ज़ी है,
उसे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव है, और मैं कहूँगा डेफिनेटली परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, और नई जो पैटर्न के हिसाब से बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसमें उसे मूव ऑन होने देना चाहिए। और क्यों हमें पुरानी पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसान के मन में वो कहते हैं ना, वो ग्रंथि बन जाती है कि भाई पुरानी पैटर्न ही सही है, तो नई चीज़ें कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि वो पुराने बल्ब ही सही है तो नई वाले एलईडी वाले कैसे हम लाइक कर पाएंगे, है ना। इसीलिए एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, उस पर से उसे समझाने के लिए मैं छोटी सी स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी वो बताना चाहूँगा। कि एक, है ना, हम कह सकते हैं कि ऐसा ही पहले गुरुकुल था, उसमें एक महात्मा थे जो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ाते थे, स्टोरिकल अलग अलग एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते थे, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था, सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। अब क्या हुआ कि वहाँ पे उसका एक बड़ा ही प्यारा सा कुत्ता था जो वहाँ पे ऐसे ही घूमता रहता था, और है ना गुरुकुल में ही, और सबको पता था ये गुरुजी का फेवरेट है। अब गुरुजी फेवरेट होंगे तो उसके कुत्ते पे भी डेफिनेटली सारे शिष्य ध्यान रखेंगे कि भैया अच्छा है। शाम को हर एक गुरुकुल में नॉर्मली क्या आदत होती है कि भाई खाना खाने से पहले थोड़ा सा जो भी हम कहते हैं ना कि वो प्रार्थना वगैरह होती है, तो प्रार्थना के वक्त क्या होता था कि उस टाइम पे रसोई बन गई होती थी, है ना, क्योंकि रसोई बनाने के बाद प्रार्थना वगैरह होती, तो वहाँ पे कुत्ता जाके एक बार रसोई को चाट लेता है, थोड़ा सा वहाँ से खाना खा लेता है। अब एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चे ने देख लिया कि अरे यार ये गलत हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने सोचा कि भाई ये क्या है, गुरुजी का फेवरेट कुत्ता है या गुरुजी का पालतू कुत्ता है, तो हमारे लिए भी खास है ना, क्योंकि गुरुजी खास थे। तो अब उसने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा। अब ये कंटिन्यूसली होने लगा कि जब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो चाटा जाता है, अब बाद में निवाला नीचे नहीं उतरेगा, ये साफ बात है ना। तो ये, हाँ, लेकिन गुरुजी को ये बात पता चली, उसे तुरंत गुस्सा आया कि यार ये मेरे शिष्य है, उनको ऐसा कैसे खाना मिल रहा है, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। उसने तुरंत उस कुत्ते को सामने पेड़ के पास बांधने को कह दिया कि वहाँ पे उसे बांध देना है ना, कि जब भी हम खाना खाएंगे ना उस टाइम पे, यानी कि प्रेयर करेंगे उस टाइम पे उसे बांध देंगे, तब तक वहाँ पे उसको बांध दो। हाँ, जब भी हम प्रेयर करेंगे उस टाइम पे कुत्ते को वहाँ पे बांध दो, सामने पेड़ है वहाँ पे, ताकि कोई टेंशन ना रहे, है ना। उसके बाद हम जब खाना खा लेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, हाँ, है ना। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही ये माहौल बाद में रेगुलर होने लगा बढ़िया से, है ना, कि भाई जब भी प्रेयर करते थे शाम को उस टाइम पे कुत्ते को बांध देते, यही होने लगा। लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे ही गुरुजी की उम्र हुई, गुरुजी प्रभु के पास धाम में चले गए, वो कुत्ता भी धीरे धीरे, है ना, धाम में चला गया। अब, है ना, वो भी बेचारा प्रभु के पास चला गया। अब क्या हुआ कि अपने हिसाब से सब रूटीन चलने लगा, नए गुरु उसकी जगह जो भी शिष्य था उसमें से एक आगे आ गया, वो सबको समझाने लगा, सिखाने लगा, सब ऐसे ही चल रहा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनको लगा कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ना, जो माहौल होना चाहिए वो ऐसा नहीं लग रहा है ना, जैसे पहले गुरुजी थे वैसा। साथ में तभी एक शिष्य था, उसने क्या कहा कि आपको पता है कि जब गुरुजी थे ना तब एक काम होता था कि जब भी हम प्रेयर करते थे ना, प्रभु को याद करते थे, सामने हम एक कुत्ता बांध के रखते थे, है ना। तो एक कुत्ता बांध के रखते थे, तो उस टाइम पे तो माहौल काफ़ी खुशनुमा था, हम लोग बड़े अच्छे से रहते थे। तो उसने कहा ठीक है ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं, बाहर से एक कुत्ता लेके आए, वहां पे पेड़ के पास बांध दिया कि प्रेयर के टाइम इस कुत्ते को यहीं पे बांध देंगे। तो ये क्या हो गया कि ये ऑर्थोडॉक्स कल्चर चालू हो गया, जो पुरानी मान्यता है वो उन्होंने वहां पे फिट कर दी, है ना। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम पुरानी पैटर्न जो थी वो कहीं ना कहीं कुछ रीजन की वजह से थी। अब उसमें अगर कुछ अब जो कुछ मॉडिफिकेशन आ रहा है तो उसे एडॉप्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम वही पुरानी, देखो उस टाइम पे वो सुविधा नहीं थी, अगर उस टाइम पे स्मार्ट बोर्ड होते तो मुझे लगता है गुरुजी भी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाते, वो भी चाहते थे कि अपने सारे शिष्य को सबसे अच्छी सुविधा मिले, लेकिन तब वो थी नहीं, उसके बाद इन्वेंशन हुई। तो अब इन्वेंशन हुआ है, तो अब बच्चे को मेरे ख्याल से उसकी सुविधा मिल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। क्या कहते हो? तो क्या हमारे जैसे बदमाश बच्चे जब क्लासरूम में टॉपर्स विद्यार्थियों को परेशान करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुझे लगता है कि जो भी बच्चा ऐसे थोड़ा बहुत शरारती है ना, उसे कभी भी रैंकर से डील नहीं करनी चाहिए ऐसी, या फिर स्मार्ट बच्चे को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। माना कि आप और स्मार्ट होने की ट्राई कर रहे हो थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो बच्चा कहीं फंसेगा तो जो हेल्प लेनी चाहिए किसी स्मार्ट बच्चे की या किसी रैंकर की, वो उसे हेल्प ही नहीं करेगा। एक छोटी सी, हाँ, उस टाइप की हेल्प नहीं करेगा तो वहां वो लटक जाएगा, काम होगा, वो परेशान करेगा। हाँ, इसीलिए वो मजे लेगा तब कि ले भाई, है ना। छोटे सी स्टोरी पर से कहना चाहूँगा, बबलू की बिरयानी,
है ना, आपको पता चल जाएगा। कोई बड़ा सुन रहा है या छोटा, इसे आप सुनोगे ना, जब मैंने इसे पढ़ा था ना तो मैं खुद शौक में था कि यार इस टाइप की स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी है या ये बहुत अच्छी हो सकती है, तो मुझे लगा ये बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए या बड़ों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। कि हाँ, बच्चे को एक बात समझनी है ना, कि ये बबलू की बिरयानी पर से कि एक समझ लीजिए कि एक कई इस तरीके से कुछ दोस्त थे, है ना, जो इस तरीके से रहते थे साथ में मज़े से, है ना, एक ग्रुप था। अब उसमें क्या था कि ये कुछ शरारती बच्चे थे, उसने एक बबलू नाम के बच्चे को तंग किया, है ना, परेशान करते रहते थे। अब बबलू है ना, पढ़ने में बड़ा अच्छा था, लेकिन वैसे किसी को रिएक्शन नहीं देता था बाकी की चीज़ों में। लेकिन उसने सोचा कि ये ऐसे बोलते हैं ना, चलो ठीक है, देख लेंगे इन्हें। तो एक बार क्या हुआ कि टीचर्स क्लास में क्वेश्चनरीज पूछने वाले थे और सभी को वहाँ जाना था, है ना। तो वहाँ पे क्या था कि उन्हीं बच्चों को जाना था जो वीक है। अब सबने इसको रिक्वेस्ट की कि भाई तू भी आ जा किसी भी बहाने से, क्या हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ आंसर्स में तू मदद कर देगा, तो क्या हम आंसर दे पाएंगे, नहीं तो टीचर तो बैंड बजा देगा। उसने कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं क्या है कि आज बिरयानी बनाने वाला हूँ घर पे, मेरी बिरयानी बनेगी ना उसके बाद में आऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, बना के आना, हम भले 2-3 घंटे लगे, लेकिन आना ज़रूर, क्योंकि टीचर ने बोला है जब तक ख़त्म नहीं होगा, सवाल का आंसर नहीं मिलेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, है ना। तो ये गया बच्चा, मतलब अपने वहाँ पे ऐसे ही, मतलब घर पे मज़े कर रहा है बबलू, है ना, और ये लोगों को शाम तक वहाँ पे रखा। शाम को जब छोड़ा टीचर ने, वो लोग गए वहाँ पे। अब उसको पता चल गया था बबलू को, क्योंकि मैसेज आ चुका था, व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे अब तो कि स्टूडेंट्स गॉट लीव नाउ, है ना। तो मैसेज आ गया था कि ऑल स्टूडेंट्स गॉट लीव नाउ। तो वहाँ पे उसने अपना सेटअप रेडी रखा था एक जगह पे, है ना, मतलब हम कह सकते आग जला के रखी थी। और जो बिरयानी का जो एक उसने मटके में बिरयानी बनाते हैं नॉर्मली, तो वो मटके में चावल वगैरह डाल रखे थे और उसमें पानी डाल के उसने एक दूर साइड में रखा हुआ था। हाँ, तो बच्चे आए, बोले अरे तू यार आया नहीं, कैसा दोस्त है। तो हम फंस चुके थे। हाँ, हम फंस चुके थे। पूरा हमारा दिन में, मतलब सर ने बराबर की बैंड बजाई, सारे सवाल पूछे, जो नहीं आए 10-10 बार लिखवाए, तो मतलब ये हमारी बैंड बजाई। तो इसी टाइम पे, है ना, बबलू ने क्या कहा, मेरी बिरयानी नहीं बनी थी तो मैं कैसे आता। उसने कहा यार तेरी बिरयानी कहाँ बन रही है। बोले ये देखो गैस चालू है, ये देखो यहाँ पे चावल रखे हुए हैं। वो बोले कि यार कैसा आदमी है, अगर तू इस चावल को यहाँ पे नहीं रखेगा तो पकेंगे थोड़ी, तो बिरयानी बनेगी थोड़ी। बोले अरे यार तुम लोग मुझे हमेशा कमज़ोर समझते थे, डेली तो मेरी मजाक उड़ाते थे, तो मुझे लगा ऐसे ही होता होगा, आप लोग बता देते पहले कि ऐसे बिरयानी बनानी है तो वैसे बनाता। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी स्मार्ट बच्चे से अगर आप मैश करने की ट्राई करोगे, उससे अगर पंगा लेने की ट्राई करोगे ना, वो आपको एंड में, हाँ, ऐसे डील करेगा ना, आपको लगेगा कि यार इतने भोलेपन में हमें फंसा के चला गया। तो ऐसी बात है ना। आज की सुख सुविधा बच्चों के माइंडसेट को इफेक्ट करती है। डेफिनेटली इफेक्ट करती है। ये जो सुख सुविधा है ना बच्चे को, मुझे लगता है बच्चे को उसका ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। कई बार बच्चे उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। छोटे से एग्जाम्पल से कहना चाहूँगा कि उसे किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए और वो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, स्टोरी पर से पता चल जाएगा। एक इंसान था, उसके पास 10 गाड़ियाँ थी, मस्त बड़ी बड़ी, थार रॉक्स, है ना, जी वैगन, अलग अलग बढ़िया, जो भी बच्चा सोच रहा है, अलग अलग जो भी उसके सपने, सारी 10 अलग अलग टॉप टाइप की गाड़ियाँ थी। बाजू में एक मतलब इंसान रहता था, उसके पास एक गाड़ी थी, है ना, नॉर्मल स्विफ्ट डिज़ायर, कोई भी अच्छी एक गाड़ी, है ना। तो वो जो इंसान था, वो उसे पता था कि भाई मैं इतना ही कमा रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है। तो आपको पता चल जाता है कि नॉर्मल इंसान है, वो अपनी उस हिसाब से सेविंग कर रहा होता है। लेकिन जिसके पास इतना बड़ा, है ना, मतलब स्ट्रक्चर होता है ना, उसका खर्चा भी उस हिसाब से होता है। तो उसके ठाट बाट अलग थे, उस हिसाब से उसका खर्चा चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि उसे थोड़ी पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वो जिसके पास एक ही गाड़ी है ना, उसके पास थोड़े से ज़रूरत थी, तो लेने गया कि भाई मुझे ज़रा 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, दोगे। तो ये जो एक गाड़ी वाला बंदा है, उसके पास थोड़ी सी सेविंग थी। तो उसने क्या किया कि ठीक है चलो, मेरे पास ये सेविंग से पड़े हुए पैसे, मैं उसमें से आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, है ना। तो वो लेके चला गया अपने इस्तेमाल के लिए। ओके, कई दिन बीत गए, वो वापस देने ही नहीं आया। ये साला सोच में कि अरे भाई ये तो गजब बात हो गई, है ना। अब गजब बात हो गई तो ये तो है ना। तो वो उसके पास मांगने गया कि भाई तू पैसे लेके गया था तो ज़रा वापस तो ला। डेफिनेटली कोई भी, है ना, हम कह सकते हैं उघरानी तो करेगा, है ना। तो उस टाइम पे वो बंदा मुकर गया, मैंने कहाँ तेरे से पैसे लिए थे।
अब ऐसा सुनते ही डेफिनेटली कोई भी छोटा इंसान होता है ना, उसे झटका लगता है कि वो तेरी ये मुकर गया। डेफिनेटली किसी को अंदर से गुस्सा भी आएगा, दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। मामला पहुंचा तुरंत पुलिस कचहरी। अब पुलिस ने सोचा हर छोटी बात पे अगर केस ही लिखते रहेंगे, है ना, तो कैसे होगा। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट शॉर्ट आउट करने की छोटी सी कोशिश करते हैं, ताकि डायरेक्ट अगर सोल्यूशन हो जाए तो ऊपर तक बात ना जाए। कई बार वो लोग भी अच्छा सोचते हैं। उसने क्या कहा, एक काम करो, तुम लोग कल सुबह आना दोनों, है ना, बढ़िया से आना, रेडी होके हम बात करेंगे, मेंटली प्रिपेयर होके, अभी झगड़ा वगड़ा मत करो, है ना, यहाँ पे हमें और भी काम है, कुछ बड़े केस है वो सॉर्ट आउट कर देते, कल तुम्हारी बारी, श्योर आ जाओ। दूसरे दिन दोनों आए। वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी करके रखी थी कि भाई आप एक, है ना, वहाँ पे एक बाल्टी पानी रखा था, है ना, और बाजू में एक, हम कह सकते हैं 1 से 2, मतलब 1 से 2 ग्लास जितना हो सके उतना एक मग भरा हुआ था। 2 ग्लास का एक मग होता है नॉर्मली, वो मग वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसमें, है ना, मतलब हम कहते हैं गुजराती में टबलर बोलते हैं, वो पड़ा हुआ था, उसमें उतना ही पानी था, है ना। जिसके पास एक ही गाड़ी थी ना, उसको बोला जरा हाथ पैर धो के अंदर आना, क्योंकि अभी पूजा होने वाली है ना। दूसरे को बोला तू भी हाथ पैर धो रहे, तेरे लिए ये बाल्टी रखी है। अब उसके पास पता ही है कि जिसके पास एक गाड़ी थी उसको एक ही टबलर मिला है, मतलब एक ही मग मिला है ना, उससे उसने धीरे आंच में पानी गिराते हुए हाथ पैर धो लिया। हाँ, उसमें से धो लिया। हाँ, उतने में धो लिया, उसमें से बचाया भी। ओके। और उसने वहां पे बाकी का पानी रख दिया, है ना। और उसी टाइम पे दूसरे बंदे ने तो भाई साहब बाल्टी भर के पानी है, धाड़ धाड़ ऐसा करके लास्ट में पूरी बाल्टी पैर पे वगैरह डाल के हाथ पैर धो के बोला, बोलो, है ना, क्या क्या सोल्यूशन है आपके पास, ऐसा करके वो बोलने लगा। तुरंत पुलिस ने कहा कि देखो यहाँ सब बैठे हुए, दूसरे लोग भी बैठे हुए, सबको पता चल गया है कि तुमने पैसे जरूर लिए हैं और इसने दिए हैं। उसने बोला कैसे, आप कैसे जजमेंट ले सकते हो, आप केस करो, मैं देख लूंगा, हम देख लेंगे कोर्ट कचहरी में। बोले भाई इतना सबको पता चलता है कि तुम दोनों का यहाँ जो देखा ना, एग्जाम्पल पर से ही हमें आइडिया आ गया कि उसने एक टबलर जो पानी था, एक मग पानी था, उसमें से भी आधा बचाया, मतलब उसके पास जितनी सुविधा थी उसमें से भी वो सेविंग कर रहा था। लेकिन तुम्हारे पास जितनी सुविधा थी, पूरी बाल्टी भर के पानी था, उसको तुमने पूरा यूज कर लिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुमने जो तुम्हारे पास है उसका दुरुपयोग किया है, पूरा उसे इस्तेमाल कर लिया है ना। तो इस पर से हमें क्या पता चला कि जो बच्चे को जो सुविधा मिल रही है ना, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर से हमें यह आइडिया आ जाता है कि बच्चे को अगर ओवर सुविधा मिल रही है तो उसका वो दुरुपयोग करे तो ये बहुत गलत बात है। उसे पता होना चाहिए कि उसका ऑप्टिमाइजेशन करे, उसका सही उपयोग करे जहाँ पे उसे करना चाहिए, और एक लिमिटेड तरीके से करे, ऐसा नहीं कि जितना है उतना सारा खर्च कर दिया। जय भाई, वैसे तो पूरे साल में आपके अंडर में से कितने सारे विद्यार्थी ग्रेजुएट करके बाहर निकलते हैं, पर्सनली आपको क्या लग रहा है कि कितने % विद्यार्थी मार्क्स के चक्कर में अपना रियल टैलेंट मार देते हैं? देखो, कई बच्चे और पेरेंट्स दोनों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो यार। आप समझो मार्क्स डेफिनेटली आपको चाहिए क्योंकि आपको सबको दिखाना है, क्योंकि ये माइंडसेट बन चुका है, लेकिन साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके पास और भी टैलेंट हो सकते हैं ना। मार्कशीट क्या दिखाती है? उसकी मेमोरी पावर, उसका थोड़ा सा लॉजिकल पावर, बाकी रियल उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे पता चलता है, उसके लिए वो मार्कशीट थोड़ी दिखा पाएगी। उसके लिए कोई और एक्टिविटी से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर कैसे पता चलता है, उसका लॉजिकल पावर किस हद तक जा सकता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कैसे पता चल सकती है। कुछ सवालों से थोड़ी आइडिया आ सकता है, रियल प्रॉब्लम्स से उसे आइडिया आएगा ना। तो वहां पे मुझे लगता है कि सिर्फ मार्क्स से के पीछे भागना सही नहीं है। उसका रियल टैलेंट जो है उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो ये टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर पे आपका मोबाइल आपका फ्यूचर चुरा रहा है? देखो, मोबाइल एक्चुअली क्या है कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा मायने रखता है। नॉर्मली अगर आप मोबाइल में आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, है ना, या फिर आप मोबाइल में सिर्फ चिट चैट में पड़े हुए हो, या मोबाइल में कोई बंदा सिर्फ गेमिंग में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए वो हानिकारक है। लेकिन उसी की जगह
नॉर्मली बात करें तो जो बच्चा उसमें से कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई नहीं आता उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, कोई अच्छी अच्छी टेस्ट दे के अपने आप को डेवलप कर रहा है, या नए नए प्रोजेक्ट्स उसमें से ढूंढ रहा है, कैसे किसी टॉपिक को हम कह सकते हैं कि अच्छे से समझा जा सकता है, वो वहां से सीख रहा है, तो मेरे ख्याल से वो उसका सदुपयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल आप कर रहे हो वो बड़ा मायने रखता है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है? देखो, बच्चे पे अननेसेसरी अगर प्रेशर डाला जाए ना तो मुझे लगता है बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर बच्चे को कंटिन्यूसली प्रेशर में रखा जाएगा तो बच्चा काम नहीं करने वाला, वो तो उससे दूर भागेगा, आप लूपहोल गोतेगा कि कैसे मैं इससे बाहर निकल जाऊं। तो वो लूपहोल ना ढूंढे, उसके लिए क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसे साइकोलॉजिकली उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को यस कोई भी टीचर्स या मेंटर नॉर्मली यही करते हैं कि बच्चे के अगर ये प्रॉब्लम आया, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो हम उसे नॉर्मली समझाने की कोशिश करते हैं। नो डाउट कभी अगर कंटिन्यूसली आ रहा है तो कोई टीचर या मेंटर हो सकता है कभी गुस्सा हो, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करेंगे, बार बार उसे अलग अलग टेक्निक से समझाएंगे। और पेरेंट्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को हैमर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उससे दूर हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना यार, पेरेंट्स और जो ये उसके बच्चे का रिलेशनशिप है वो तोड़ना थोड़ी है। अगर तोड़ना नहीं हो तो प्रेशर क्रिएट मत करो, क्योंकि अगर प्रेशर क्रिएट करोगे तो वो दूर हो जाएगा। उसकी जगह उसे क्या करो, प्यार से उसके साथ बैठ के उससे बात करो, उसके साथ चर्चा करो कि तू भाई कहाँ फंस रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी, है ना, मुझे लग रहा है कहीं पे तू अटका हुआ है, इसीलिए तेरे बिहेवियर में चेंजेस है, इसलिए तू पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट नहीं आ पा रहा है। अगर उसे इस तरीके से पूछा जाए तो मेरे ख्याल से बच्चा खुल के बताएगा, और उसके बाद उसे प्रॉब्लम पता चल गई तो फिर तो सोल्यूशन आप प्यार से दे सकते हो, है ना उसे। बट हाँ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्यार से देना है, ऐसा नहीं कि उसको फिर जकड़ लिया, पकड़ा गया बच्चा ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे वो ध्यान रखने तो जैसे। आपके ऑब्जर्वेशन के अंडर में एक बात बोलूँ, टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट, उन दोनों के बीच में एक ही हैबिट का डिफरेंस है, वो क्या है? देखो, मुझे लगता है कि जो मैंने टॉपर्स इतने सारे बनाए और जो एवरेज बच्चा था उसमें डिफरेंस क्या रह गया। कई बच्चे मैंने एवरेज से टॉपर बनाए हैं, मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ, तो वो कैसे बने, उसके बीच में एक ही डिफरेंस है, डिसिप्लिन का। जो बच्चा चाहे एवरेज है, अगर डिसिप्लिन में रह रहा है वो टॉपर बन जाता है, और जो बच्चा कितना भी टॉपर से अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो मतलब समझ लीजिए जब भी हैवी सिलेबस या हैवी चैलेंज उसके सामने आएगा वो बेचारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग फील करेगा। इसलिए मैंने अभी भी कई बच्चों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बड़े से बड़ा टैलेंटेड बच्चा जो 10th में सपोज 95 लाया है, आप सुनिए देखिएगा, बच्चे कहते हैं साइंस टफ है, 11th-12th में वो क्यों वो रैंक नहीं ला पाता या क्यों थोड़ा सा पीछे हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं मैं 92 तो लाया, बट उसकी कैपेसिटी 95 से 97 तक जाने की थी और बेचारा 92 पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखी। उसने सोचा कि वो डिसिप्लिन की अब जरूरत नहीं है, मैं एंड में भी पढ़ के कर लेता हूँ। वो जो उसने हैबिट सिलेक्ट की ना, वो एवरेज बच्चे की हैबिट ले ली, उसकी वजह से वो बेचारा थोड़ा सा पीछे रह गया और जो एवरेज बच्चा था वो कहीं ना कहीं उसके पास पहुंच गया। अगर किसी भी बच्चे को मैं कहूँगा कि वो जहाँ पे है उससे आगे बढ़ना है तो बस एक ही फॉर्मूला फॉलो करे, वो है डिसिप्लिन का। आपको क्या लग रहा है, मैंने काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे देखे जिसको फेल होने का डर नहीं लगता है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। डेफिनेटली दुनिया में कोई भी इंसान है उसे मुझे लगता है कि फेल होने का उतना डर नहीं है जितना क्या कहेंगे लोग उसका डर है। क्योंकि जब आप किसी भी जगह पे असफल होते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग उसे कोसने चले आते हैं, और उसमें भी वो बच्चा है जो पढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे या आजू बाजू के दोस्त होंगे, सब मज़े लेंगे, है ना, सब मज़े लेंगे। उसका मतलब दोस्त होंगे वो मज़े लेंगे, पेरेंट्स होंगे वो उसे डांटेंगे या उसकी गलतियां निकालेंगे, टीचर्स होंगे वो भी उसकी गलतियां बताएंगे, है ना। जो उसको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मदद करता है ना कि भाई जो हुआ ठीक है, अब उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाया जाए उस पर फोकस करवाता है ना, तो अगर ऐसा जब से होने लगेगा मुझे लगता है बच्चे को फेल होने से डर ही नहीं लगेगा। बच्चा वही सोचेगा कि मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकूं, पिछली बार जो मेरा आउटपुट आया था उससे कैसे अच्छा दे सकूं। स्टूडेंट को वो भी सोचना चाहिए ना कि मैं फ्यूचर के लिए पढ़ रहा हूँ या एग्ज़ाम के लिए। डेफिनेटली बच्चा कई बार ऐसा है कि अपने शॉर्ट टर्म गोल को लेके काफ़ी पॉजेसिव होता है,
उसको लगता है कि अभी जो मेरी एग्जाम आ रही है मैं उसी के लिए लग जाऊं, उसके लिए वो स्कूल ट्यूशन जहां भी जा रहा है हर जगह पे क्या करता है, गुठली मार देता है, नहीं जाता। वो सोचता है कि जो एग्जाम आ रही है उसी के लिए मैं तैयारी करूं। मैंने कहा भाई उसके लिए तू रेगुलर सिस्टम को क्यों ब्रेक कर रहा है? अगर आप रेगुलर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, रेगुलर सिस्टम में नहीं रहोगे, तो जो कंटेंट आपको वहां से सीखना चाहिए था, जो हेल्प आपको वहां से लेनी चाहिए थी, वो आप नहीं ले पाओगे। और अपनी शॉर्ट टर्म गोल को लेके आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आप क्या हो जाएगा, मार्क्स ओरिएंटेड हो जाओगे, जिसकी वजह से आपका जो लॉन्ग टर्म गोल का फुलफिलमेंट होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक जाएगा और अब वहां पे पहुंचने में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। देखो, डिसिप्लिन में तो सबको रहना है, लेकिन डिसिप्लिन बोरिंग लगता है। क्या कहना है आपको? सही बात है, डिसिप्लिन बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि बिना डिसिप्लिन के सक्सेस होना संभव नहीं है। आपको कोई भी बच्चा है ना, या कोई भी इंसान है, सबको कंफर्ट जोन चाहिए। लेकिन आप दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया है, तभी वो सफल हो पाया है। अब विराट कोहली को देख लो, उसकी मैच चल रही थी और पता चला कि भाई उसके पापा नहीं रहे, है ना, फिर भी उसने दूसरे दिन भी मैच खेला था। इससे क्या पता चलता है कि उसको सोचिए उस टाइम पे उसके माइंडसेट कैसा होगा, उसने कितना स्ट्रांग रखने की कोशिश की होगी। अगर कोई आपको कॉल करके बताता है कि ये हुआ है, कोई भी इंसिडेंट, छोटे से छोटा भी अगर इंसिडेंट बताता है ना, तो अच्छे अच्छे इंसान हिल जाते हैं। और इस टाइम पे भी अगर आप स्ट्रांग रह पाए ना, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन हो, आप अपने काम में कोई भी बाधा आए उस टाइम पे बैलेंस रख पा रहे हो, और ऐसा रख पाने से ही आप सफल हो पाओगे। तो आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक योर कंफर्टेबल जोन, जिससे आप आगे बढ़ पाओ। अभी आपने एक शब्द बोला, कंफर्ट जोन। तो वो सभी तरीके का होता है। खास तौर पे एक शब्द में बोलूँ तो एक फ्रेंड सर्कल का भी होता है। यस। तो आपको क्या लगता है, फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए? फ्रेंड सर्कल मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपका जो दोस्त है वो सही में आपका दोस्त है कि नहीं। बच्चा पूछेगा सर ये तो हमें पता है, वो मेरा दोस्त है ही नहीं, ऐसा आपको लग रहा होता है। आप कई बार, मैं कहूँगा बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो भी आपके रिलेटिव है, आपके अंकल है, पापा है, उसके साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि आपका दोस्त है वो कैसा है, इसलिए आपका दोस्त है। आपको काफ़ी सारे जजमेंट मिल जाएंगे, काफ़ी सारे आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार जो फ्रेंड्स होते हैं ना, एक दूसरे के साथ इसलिए दोस्ती रख रहे होते हैं क्योंकि थोड़ी सी ग्रीड होती है, थोड़ी सी नीडीनेस की वजह से, और उसी की वजह से वो अपना अच्छा फ्रेंड चूज नहीं कर पाते। और सेम फील्ड में जो बच्चा कहीं अच्छा डिसिप्लिन है, कोई आगे बढ़ सकता है, उसको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं, उसकी डिसिप्लिन ब्रेक कर देते हैं, उसकी सिस्टम ब्रेक कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ना अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, और उसके सिलेक्शन का प्रोसेस बच्चे को, मुझे लगता है, अलग अलग एग्जाम्पल पर से लेना चाहिए और उसके बाद दोस्ती करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने माहौल में होता है, उसे जिसके साथ कंफर्टेबलनेस आ गई वो उसी को दोस्त मान लेता है, और ये बड़ी गलत बात है। क्योंकि उसे नहीं पता कि भाई थोड़ी देर की कंफर्टेबलनेस से वो थोड़ी उसका दोस्त हो जाएगा, बाद में उसके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने लगेगा, उससे वो अपना ओपिनियन लेगा। कहीं पे भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो बच्चा किससे ओपिनियन लेता है? फ्रेंड से ही ओपिनियन लेता है। वो टीचर के पास या पेरेंट्स के पास नहीं जाता, और सामने वाला उतना एक्सपीरियंस थोड़ी है जो उसे सही डायरेक्शन दे पाएगा। उसने जो डायरेक्शन बताई बच्चा उसी में चलने लगेगा, और उसकी वजह से बाद में बच्चा पछताता है। इसीलिए उसे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बिजी रहना, प्रोडक्टिव रहना होता है। अब बच्चे के लिए मुझे लगता है कंटिन्यूसली बिजीनेस की वजह से क्या हो जाता है, बच्चा कंटिन्यूसली रीडिंग में बिजी हो गया या जिस फील्ड में भी बिजी हो गया, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो उसकी मेमोरी पावर बढ़ेगी या उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बढ़ेगी, लेकिन रियल लाइफ जो सोशल वैल्यूज है वो जीरो हो जाएगी। उसे सोशली कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, वो जीरो हो जाएगा। फिर तो ये गलत बात होगी, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब या एजुकेशन का मतलब क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट। बच्चे को फिजिकली भी कैसा डेवलपमेंट हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, उसको फूड कैसा ले रहा है वो भी देखना पड़ेगा। साथ में मैं कह सकता हूँ कि सबके साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कोई भी टास्क उसे आउटसाइड का दे रहे हैं, कोई पेरेंट्स दे रहा है कोई भी टास्क कि बेटा ये करना है, वो कैसे कर पा रहा है, वो सब चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि उससे भी ब्रेन डेवलप होता है।
इसीलिए बच्चे को कंटिन्यूसली एक लूप में नहीं फंसना चाहिए कि जहाँ पे वो बच्चा कंटिन्यूसली भाई पढ़ाई करके आया, लिख रहा है, या कहीं कहीं पे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई, या पूरे दिन कहीं पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। वो सही बात नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा उसे टाइम मिलना चाहिए जिससे वो अपने आप को ग्रो कर सके। कोई अदर बुक्स भी पढ़े यार, जिससे उसे कोई और नॉलेज भी मिले। ऐसा होता है कि ट्यूशन चेंज करने से रिजल्ट पूरा चेंज हो जाता है। उससे अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम कौन लिख रहा है? टीचर लिख रहा है या फिर स्टूडेंट लिख रहा है? स्टूडेंट लिख रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अभी भी लैग किस में है? स्टूडेंट में। तो उस लैग को फुलफिल करने के लिए उसे अपने टीचर से बात करनी चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए कि सर मेरा लैग कहाँ पे है और उसे मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। क्योंकि आप में इम्प्रूवमेंट तो वही ला सकता है जिस टीचर को आप पहले से जानते हो, और उसे वो टीचर भी आपको अच्छे से जानता है। तो क्या हो जाएगा, आप उसके पास जाके अगर प्यार से अगर बैठोगे ना, तो नॉर्मली काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि भाई काउंसलिंग वगैरह सेशन होते हैं, जैसे हमारे उधर तो होते हैं। तो वो काउंसलिंग सेशन में आप जाके बैठिए, टीचर से मिलिए, मेंटर से मिलिए। वो डेफिनेटली आपको हर एक सब्जेक्ट्स में जहाँ पे भी आपको दिक्कत है उसका सोल्यूशन बता देंगे। और अगर आपने उसे फॉलो कर लिया, जैसे दवाई दी तो दवाई पीनी पड़ती है, अगर आपको वो सोल्यूशन दिया, उसे फॉलो कर लिया, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहां नई जगह जाओगे फिर आपको सेट होना पड़ेगा। ये तो आपके लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो क्या इंटेलिजेंसी फिक्स होती है? अब देखो, बच्चे की इंटेलिजेंसी की बात करें तो कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो बात सही है। लेकिन इंटेलिजेंसी अपडेट हो सकती है बाय कंटिन्यूसली। हम कह सकते हैं अगर उसमें एक परसेंट इंप्रूवमेंट किया जाए। जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है, नॉर्मली बच्चे को मार्क्स ही स्कोर करने हैं, है ना, उसमें कहीं ना कहीं बच्चा हमारे पास आता है, या फिर बच्चे को अपना लॉजिकल पावर अपग्रेड करना है। जिस पार्ट में वो बच्चा वीक है उसमें अगर 1% धीरे धीरे डेली 1% इंप्रूवमेंट करे, तो मुझे लगता है उसमें उसकी इंटेलिजेंसी पिक लेवल पे आ जाती है। और बाद में उसे पता चलता है एट द एंड, थोड़े टाइम के बाद, कि भाई जिसमें वो वीक था आज उसमें वो मास्टर बन गया है। तो क्या फेलियर्स करियर ख़त्म कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात बच्चे को समझनी है कि जो भी आपका रिजल्ट आया है या जो स्टेप में आप फेल हुए हो, उसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद के स्टेप्स ही नहीं थे या आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप समझिए कि आप अपनी गलतियों को ढूंढिए, उसमें से छोटे छोटी जो मिस्टेक्स को ढूंढिए अच्छे से, और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि इंसान कोई भी हो, जो भी आगे बढ़े हैं, वो ऐसा नहीं था कि उनका ग्रोथ डायरेक्टली ऐसा था। उनके ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं हम कह सकते उतार चढ़ाव आए थे, उन्हीं को पार करके वो आगे बढ़े हैं। तो हर एक बच्चे को मैं बता दूं, जो भी बड़ा इंसान है वो बड़ा डायरेक्ट नहीं पहुंचा, या उन पे जो आई छोटी छोटी आपत्तियों को आप भी देखिए, उनकी बुक्स पढ़िए, आपको पता चलेगा कि फेलियर से ही इंसान ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि वहीं से सीख मिलती है। तो क्या नोट्स बनाना ही पढ़ाई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाना ही पढ़ाई है, लेकिन ये एक उसी का एक पार्ट है कि अगर बच्चा अच्छे से नोट्स बनाता है तो जब एग्ज़ाम आएगी तब रिवाइज करने के लिए उसके पास वो मटेरियल होगा जिसे वो अच्छे से खुद बनाया हुआ है, जो उसने पढ़ के, टीचर से पढ़ के, समझ के लिखा हुआ है। तो इससे उसका काम बड़ा ही आसान हो जाता है। और जिस दूसरी कोई बुक से पढ़ता, उससे 10 टाइम यानी 10x अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। क्योंकि रिविज़न है ना, बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस का साइन है? देखो, मल्टीटास्किंग की अगर बात करें तो कोई भी बच्चा जो मल्टीटास्किंग में है, वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नॉर्मली कई लोग कहते हैं कि भाई एक ही जगह फोकस रखने से आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहा सही बात है, आप अगर किसी एक जगह फोकस रखते हो तो आप बहुत आगे जाते हो उस फील्ड में। लेकिन बच्चे को तो ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि बच्चे को जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उन सभी में पार्ट लेना चाहिए और उसमें थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा बोर्ड के फाइनल में है, बोर्ड आ रहा है उसका, या JEE की तैयारी कर रहा है, उस टाइम पे वो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकता है, क्योंकि उसका करियर कहीं ना कहीं वो फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिसाइड करती है। इसलिए ये जो कॉम्पिटिशन्स है वो डेंजरस होती है या ऐसा कुछ नहीं होता है? देखो, कंपटीशन एक्चुअली अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो कंपैरिजन होता है ना, वो बच्चे के लिए बड़ा हानिकारक है। लेकिन कंपटीशन जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कंपटीशन हमेशा हेल्दी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन कर रहा होता है कि मैं आगे बढ़ूं।
वो कंपैरिजन नहीं है। उससे आगे बढ़ूँ वो सोच रहा है, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बाकी उसके जैसे सभी बच्चों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन उसे अगर आप कंपैरिजन या माइंड पे अगर इफेक्ट आ रहा है तो ऐसी कंपटीशन उससे नहीं करनी चाहिए। उसे ये देखना है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसे सुधरे, उसे खुद के साथ कंपटीशन करे। मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा वही अच्छा होता है। हर बच्चे से, जो भी बच्चा मेरे साथ मिलता है और कहता है नहीं कि सर मुझे इससे भी आगे हो जाना है, मैं कहता हूँ उससे आगे मत हो जा, तू खुद से आगे हो जा, काम हो जाएगा। तो ये बात हर बच्चे को समझनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक सवाल है इमोशनल स्टेबिलिटी पे, तो वो क्या एकेडमिक्स में इम्पोर्टेंट है या नहीं है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मैं तो कहूँगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत मायने रखता है। आप अगर किसी पेपर को देख के डर जा रहे हो, इमोशनल हो जा रहे हो, या आप कहीं पे भी कहीं और जगह पे इमोशनल हो गए, कहीं रॉन्ग ट्रैक में चले गए, तो भाई आपका पूरा एकेडमिक्स खराब कर सकता है। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आप शांत मन से काम करोगे ना, उतना अच्छा आउटपुट दे पाओगे। बच्चे के अंदर क्या है कि एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो अपने ओरा में दौड़ने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं जहाँ पे वो बेचारा फेल होने की कगार पे आया या सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उसे लगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चा इमोशनल डिसीजन लेने लगता है। चाहे एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसे पता है कि मार्क्स अगर कम आएंगे तो उसकी वजह से वो एग्ज़ाम से दूर भागता है। तो उस टाइम पे उसे समझना है कि अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना। उस टाइम पे उसे समझना है कि अपने इमोशंस को उसे अपने पे हावी नहीं होने देना। उसे समझना पड़ेगा कि ये उसका रूटीन वर्क है, ये तो करना ही पड़ेगा। उसे अपना परफॉर्मेंस दिखाने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो इसीलिए उसे शांत मन से एग्जामिनेशन देनी चाहिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। तभी वो पेपर से लेके हर एक चीज़ को अच्छे से आउटपुट उसमें दे पाता है और अपना एकेडमिक्स में सक्सेस पा पाता है। जय भाई, एजुकेशन का रियल पर्पस क्या होना चाहिए? एजुकेशन की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से एजुकेशन का मतलब है ऑल ओवर डेवलपमेंट। बच्चा अच्छे से, हम कह सकते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करे, एज वेल एज बच्चा अपनी, हम कह सकते हैं, मेमोरी को डेवलप करे, लॉजिकल पावर को डेवलप करे, अपने ब्रेन को इस तरह से हम कह सकते हैं डेवलप करे कि वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकना चाहिए। माना कि दुनिया की हर एक प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन मैक्सिमम जो उसकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस है उसे वो डील कर सके, और साथ में उस टाइम पे कभी भी वो ऐसा डिसीजन ना ले जिससे वो अपने आप को एज वेल एज अपनी सोसाइटी को, है ना, कोई नुकसान पहुंचे। वो उसे बस ध्यान रखना होता है। अगर एजुकेशन इस तरीके से जा रहा है तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, और अगर उस तरीके से वो नहीं ले पा रहा तो उसको थोड़ा सा उसको अपने आप में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्यूशन में भी नहीं जाते और फुल डे स्कूल में भी नहीं जाते, फिर भी उसे एग्ज़ाम में प्रॉपर रन करना है, तो उसका रूटीन क्या होना चाहिए? तो देखो, अगर आप कोई कोचिंग नहीं जा रहे हो, कोई फुल डे स्कूल भी नहीं जा रहे हो, और फिर भी आप चाहते हो कि आप अच्छा परफॉर्मेंस निकाल पाओ, तो इसका मतलब साफ है कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, एज वेल एज आपको स्कूल से ही सारी मदद लेना आना चाहिए। आप जिस स्कूल में जा रहे हो, चाहे हाफ डे स्कूल में जाओ, बाकी का टाइम अपने आप का डेवलपमेंट में लगाओ। डेली का फिक्स वो बच्चा ठान ले कि सर मैं डेली 2 आवर्स डिसिप्लिन के साथ सिस्टमेटिक में पढ़ाई करूँगा। देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि बच्चा कोई अगर सिर्फ लिख रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो वो पढ़ाई नहीं है। मैं आपको बता दूँ, वो मुझे लगता है मजदूरी का काम है, वो उसे नहीं करना। उसे क्या करना है, उसे पढ़ाई करनी है, उसे हर एक टॉपिक को समझना है, और उस टॉपिक को मैं तो कहूँगा किसी और दोस्त को समझा देना है। डेली जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया स्कूल में, उसे डेली जाके पढ़ लिया। फिर वहाँ दूसरे दिन फ्रेंड्स को उसको पूछा कि भाई तेरे को ये टॉपिक आता है? एक आध बच्चा तो क्लास में मिल ही जाता है, जैसा नहीं आता होगा उसे सिखा दो, क्योंकि सिखाने से उसका अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होता है, उसे पता चलता है रियली समझ में आया कि नहीं। क्योंकि एजुकेशन में कई बच्चे होते हैं ना, सिर्फ रटते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप नहीं की। वो कैसे पता चलता है? आप किसी को एक्सप्लेन करोगे ना, तो उसे पता चलता है कि एक्सप्लेन कर पाया तो वो समझा है, अगर नहीं कर पाया तो उसने वो मेमोराइज किया हुआ है। तो वो बच्चे को वहीं पे वो ध्यान देना है ना। और अगर वैसा करता रहा है, और हर वीक पे, है ना, जो भी पढ़ा है उसकी एक सेल्फ एग्जामिनेशन दे दे। 1 घंटा बैठे टाइमलाइन के हिसाब से, पेपर टीचर से मांग ले स्कूल से, है ना, या खुद ही मम्मी को या किसी को भी बोल दे कि आप कोई भी सवाल सिलेक्ट कर लो। या आजकल तो बुक्स भी, मटेरियल भी अवेलेबल है ना, जिसमें चैप्टर वाइज पेपर्स होते हैं। उस बुक को उसे एग्जाम के दिन ही खोलना है, उसमें से सिर्फ क्वेश्चन पेपर को लेके सेल्फ एग्जामिनेशन देनी है। उसके बाद उसे आधा घंटा ब्रेक लेना है, आधा घंटा या 15 मिनट ब्रेक लेना है, नाश्ता वास्ता करके आया, फ्रेश माइंड से वापस आना है। क्योंकि अब उसे नहीं पता कि उसने क्या लिखा था, है ना, कि उसे वहाँ से डिस्ट्रैक्ट बाहर आना है, और फिर उसे पेपर चेक करना है रेड पेन से
कि कितने उसने आंसर लिखे, जो भी आंसर लिखे हैं वो सही है कि गलत है, जो गलत है उसे वापस एक अलग से सप्लीमेंट्री अटैच करें और उसमें उसके सही आंसर लिख दें। क्योंकि एक बार वो सही आंसर लिख देगा ना, उसके वापस है ना, मतलब बिना देखे, एक बार आंसर उसने देख लिया कि चलो ये था, फिर बिना देखे लिख देगा ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो उसे नहीं आता था वो भी उसने प्रैक्टिस कर लिया। और कोई भी एग्जामिनेशन में वही बच्चे को डर होता है कि मुझसे ये होगा कि नहीं, तो अब उसे पता है कि मैंने पास्ट में जितनी भी एग्जामिनेशन दी है उन सब में मैंने जो मुझे नहीं आता था वो मैं सीख के आया हूँ, यानी मेरा कुछ भी ऐसा कोई सवाल बाकी नहीं है। तो जब वो ईयर एंड में कोई भी एग्जामिनेशन देने जाएगा बच्चा, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही निकलेगा। जब एग्ज़ाम आती है तब विद्यार्थी पूरी रात भर पढ़ाई करते हैं, तो तब नींद कितने घंटे की लेनी चाहिए? अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि दिन में जो टाइम है ना वो सफिशिएंट होता है पढ़ने के लिए। कई बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं, वो सही है, लेकिन पूरी रात पढ़ना मैं सही नहीं मानता। उससे आपका डे शेड्यूल बिगड़ जाता है, दिन में आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो एफिशिएंसी कम होगी तो ऑलरेडी आप जो पेपर में परफॉर्मेंस दिखाना चाहते थे उसमें 4-5 मार्क्स का वैसे ही डिफिशिएंसी आ जाएगी, वहाँ पे जाओगे। हाँ, वहाँ फंस जाएगा बच्चा। कोई पेपर में एक आध क्वेश्चंस ने भी डिस्टर्ब किया ना, तो मेंटली बच्चा उस टाइम पे डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जाम के टाइम बच्चे को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, बाकी के टाइम में ही सारा सिलेबस कवर कर लो। क्योंकि बच्चा ऐसा थोड़ी कि आज पढ़ के जाके एग्जाम दे रहा है, पूरे साल बच्चे ने पढ़ाई की है। इसका मतलब है उसे जस्ट रिवाइज करना है, और रिवीजन शॉर्ट टर्म में आराम से हो सकता है। वो माइंडसेट बच्चे को बनाना पड़ेगा, वो पॉजिटिविटी लेके बच्चे को एग्जाम देने जाना चाहिए। अगर वैसे वो जा रहा है ना और फ्रेश माइंड से गया ना, तो बच्चे के लिए सब काम हो गया, समझ लीजिए। और एक बात मैं कहूँगा, इस टाइम पे है ना, कई लोग है ना, बच्चे अलग अलग जगह से सीखने की कोशिश करते हैं, नए नए सवाल, चाहे दोस्तों से, चाहे यूट्यूब से नए सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे अलग अलग जगह से सीखने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगा उतना अलग अलग चीज़ें उस टाइम पे सीखने की कोशिश मत करो। एग्जाम के टाइम जो पढ़ा है ना पूरे साल में, आपने जो सिलेबस पढ़ा है, चाहे NCERT, हाँ, आपने जो NCERT पढ़ा है, साथ में मैं कहूँगा कि उसके साथ आपने जो भी दूसरे सैम्पल पेपर्स लगाए हैं वो सबको ही रिवाइज करो। वही क्वेश्चन बैंक जो आपने अलग अलग दूसरी प्रैक्टिस की है उसी को रिवाइज करके जाओ। दैट इज मोर देन इनफ टू गेट आउट ऑफ आउट। ये बिल्कुल, क्योंकि कोई सवाल बाहर से नहीं आता, अगर आप सिलेबस से ही आता है, बस उसे आपको समझना है। अगर आप समझ गए कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है, हाँ, और उसमें अगर आपने अप्लाई कर दिया अपना कॉन्सेप्ट, तो आपका काम खत्म, आप आराम से आउट ऑफ आउट ला दोगे। कोई भी ऐसा थॉट्स आप बताओगे कि हम इसे आसानी से कैसे समझे? कोई भी चीज़ को समझने के लिए आपको उस सब्जेक्ट्स में उतरना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को समझना बच्चा तभी चाहता है जब वो उससे को नहीं लाइक करता। आपको उसे चाहना पड़ेगा, आप उसे चाहोगे और उसी में मेहनत करोगे। जैसे कोई बच्चे का सपोज ट्रिगोनोमेट्री वीक है, तो बच्चा क्या करता है, ट्रिगोनोमेट्री से दूर भागता है, उसके सवाल से दूर भागता है। मैं कहूँगा आप क्या करो, उसके फॉर्मूला सारे एक बार बढ़िया से लर्न कर लो, उसके बाद उसके सवालों को 3-4 बार अलग अलग बार प्रैक्टिस कर लो कॉन्स्टेंटली। बोले एक बार हो गया, वापस एक बार ट्राई करो, वापस एक बार ट्राई करो, फिर कोई एग्जाम दे के देखो। आपको फील आएगा कि ये जो आपने 1-2 दिन उस टॉपिक में लगाए, उससे आपकी उस टॉपिक में मास्टरी आ गई। क्योंकि बच्चे का कोई सब्जेक्ट वीक नहीं होता, याद रखना, बच्चे के टॉपिक्स वीक होते हैं। उसकी वजह से बच्चे को पता नहीं होता, बच्चे को लगता है मेरा पूरा सब्जेक्ट ही खराब है। नहीं, आपका वीक पॉइंट ढूंढो, उसको सही करो। अगर किसी को यहाँ पे उंगली में लगा है तो यहाँ दर्द करेगा तो पूरे बॉडी को इम्पेक्ट आता है, मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि पूरे हाथ को काट दो। अगर यही प्रॉब्लम है तो इसी को शॉर्ट आउट कर दो, काम हो जाएगा। अभी आज आपको कितने सारे विद्यार्थियों दिख रहे हैं, सबकी कभी ना कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम आती रहती होती है, तो वो सभी विद्यार्थियों को आप एज एन फ्रेंड क्या कहना चाहते हो? चलिए, अब अगर दोस्त की तरह समझाना है तो मैं बस इतना कहूँगा कि एग्ज़ाम जब आपकी हो तब आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, आपके खाने पीने के रूटीन में ध्यान रखना है, एज वेल एज आपकी स्लीपिंग हैबिट पे ध्यान रखना है, एज वेल एज आपके पास टाइम का शेड्यूल होना चाहिए कि आपके पास जो भी टाइम है दिन में अवेलेबल है उसमें आप कौन से टाइम पे कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले हो। और हमेशा रिवीजन इजी चैप्टर से चालू करिएगा, क्योंकि कई बच्चे रैंकर्स बच्चे मैंने देखा है टफ चैप्टर से चालू करते हैं और इजी चैप्टर को नेगलेक्ट करते हैं। वैसा हमें नहीं करना, क्योंकि इजी चैप्टर पहले स्कोर देता है, और जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठो उस टाइम पे
आपको क्या करना है उस टाइम पे भी आपको पहले सेक्शन से ही चालू करना है। ऐसा नहीं करना है कि सर मैं पहले पिछला सेक्शन कर लूँ, आगे के सेक्शन में मेरे मार्क्स कटते हैं, ऐसा मत करो। आपको जो सवाल सामने दिख रहा है वहीं से चालू करो। जिस सवाल में आपको लगे कि इसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी डबल स्पेस छोड़ दो, जितनी उसकी जगह चाहिए उससे डबल स्पेस छोड़ दो और नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन हो जाओ, उसे एंड में देख लेना। इस तरीके से अगर करते जाओगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग के 1 मार्क्स के सवाल एक्चुअली है ना बहुत कम समय में हो सकते हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता, बच्चा खामखा उससे डरता है। आपको बस कॉन्फिडेंस के साथ उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वो बड़े सवालों से काफ़ी जल्दी हो जाएंगे और आपके मार्क्स स्टार्टिंग में ज़्यादा कवर हो जाएंगे। इसीलिए आपके पीछे जब आप लास्ट में पहुंचोगे बड़े सेक्शन में, तब आपके पास टाइम बचेगा। जो बच्चे पीछे से चालू करते हैं और कुछ बच्चों का हो सकता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से आगे के सेक्शन भी खत्म हो जाते हैं और पीछे के भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सभी नहीं कर पाते। ज़्यादातर बच्चों को अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है तो मेरे ख्याल से आगे से ही पेपर को चालू करना चाहिए और एक टाइम बाउंड्री के अंदर 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर उसे पूरा पेपर फिनिश करना है और लास्ट हाफ एन आवर के अंदर जो उससे नहीं बना उसमें उसको देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो बन सकता है कुछ ना कुछ अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट्स, अगर आप कुछ ना कुछ हाथ पैर मारोगे अपने आप हो ही जाएगा, है ना। और जो एकदम डरावना लगे उसे छोड़ दो, उसके सामने ही मत देखो। आपको पता चल गया कि ये बहुत डरावना, इसकी डायग्राम खतरनाक है, सर ये मुझसे नहीं बनेगा, उस सवाल को लेके पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। अगर बात अच्छी लगी हो तो ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आपके जितने भी विद्यार्थी हैं और सभी को ऑल द बेस्ट के साथ और क्या क्या चीज़ आप बोलते हो? तो ऑल द बेस्ट तो हम कहते ही हैं, साथ में हमारी ब्लेसिंग भी देते ही हैं, लेकिन साथ में अगर बात करें तो हम बच्चे को ये टिप्स वगैरह देते हैं जो मैं ऑलरेडी आज काफ़ी बता चुका हूँ जी जी कि जी। एग्ज़ाम के टाइम उसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हम बताते हैं। जैसे आपने सवाल पूछा ना कि रात को पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो मैं रात को पूरी रात पढ़ना अलाउड नहीं करता। हाँ, जिसको रात में याद रहता है वो रात को देर तक पढ़ सकते हैं, कुछ जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हैं वो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, उसमें हमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसकी बॉडी को उसे उस हिसाब से हैबिचुअल बनाना है कि एग्ज़ाम के जो समय है उस टाइम पे बच्चा कोई खाने पीने में या कोई अदर एक्टिविटी में ना एंगेज रहे। उस टाइम पे बच्चा पढ़ाई या तो पेपर राइटिंग ही चालू रखे, जिससे क्या होगा जिस दिन एग्ज़ाम होगी उसकी बॉडी उस हिसाब से हैबिचुअल रहेगी। वो हमारी मेन गाइडलाइंस रहती है और ऐसी छोटी छोटी हम अलग अलग टिप्स देते रहते हैं बच्चों को और छोटी छोटी टिप्स की वजह से ही बड़ा रिजल्ट आ जाता है। वाह, और हम तो ऐसे ही आशा करते हैं कि आपके अंडर जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सभी का भविष्य बहुत ही अच्छा हो और उज्जवल हो। और आज आप इस पॉडकास्ट में आए तो मैं मेरी टीम की साइड से और हमारा एक था उद्देश्य कि ये पॉडकास्ट में काफ़ी सारे ऐसे सवाल हो, प्रश्न हो जिसका जवाब हमको आसानी से मिल जाए, जो हमें मिले। तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे पॉडकास्ट में यहाँ पे बुलाया और मैं जो भी आपके कुछ सवाल थे जिनसे बच्चों का कुछ भला कर पाऊँ, पेरेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, तो मैंने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस पर से पूरी कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, और ताकि जो बच्चा कहीं पे भी अटक रहा है उसको कोई भी लूपहोल है वो उसे यहाँ से यस उसके प्रश्न का उसको आंसर यहाँ से मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू सर।